न्यूटन के गति विषयक नियम का दूसरा और तीसरा नियम पढ़ेंगे। फर्स्ट नियम हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, आई होप वो समझ में आ गया होगा। उसके उदाहरण भी हम लोगों ने क्लियर किए थे। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए आज अपना नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। डायरेक्ट को अपने टॉपिक पे आते हैं। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है? तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, वस्तु के संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी किसी वस्तु पे जो भी संवेग परिवर्तन की दर होगी उस पे आप जो बल लगा रहे होगे वस्तु पे, वो बल के समानुपाती होगी। समानुपाती क्या होता है? प्रोपोर्शनल। समानुपाती को अगर आप समझो सामान्य भाषा में तो यानी अगर आपकी संवेग परिवर्तन की दर बढ़ेगी तो आपका जो बल है वो भी बढ़ेगा। अगर संवेग परिवर्तन की दर कम होगी तो बल है वो भी कम होगा, यानी समान अनुपात में होता है। यानी अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। ठीक है, और बल की दिशा में ही होती है। F इजिकल्स टू एम ए। एफ होता है बल, एम होता है द्रव्यमान, ए होता है त्वरण। ठीक है, तो एक इसकी दूसरी परिभाषा ये भी है, किसी वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु पर अगर बाह्य बल लगाया जा रहा है तो वो वस्तु के द्रव्यमान और उसमें जो उत्पन्न त्वरण है उसके गुणनफल या गुणाई तो हो रही है, गुणनफल के बराबर होता है। F इजिकल्स टू एम ए। ठीक है, समझ में आया दूसरा नियम? इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए इसका उदाहरण है, क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींचता है। जैसे ही जो बैट्समैन है वो बॉल को हिट करता है तो फील्डर क्या करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो वो अपने हाथ पीछे ही तो खींचेगा, है ना। ऊपर ले जाकर पकड़ेगा तो हो सकता है बॉल उछल जाए और गिर जाए। जितना पीछे अपने हाथ वो खींचेगा और बॉल उसके हाथ में आएगी उतना उसे पकड़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण और देखते हैं। देखिए एक मिनट, और देखिए क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींचता है। इसका कारण क्या है? यदि खिलाड़ी अपने हाथ को स्थिर रखकर गेंद पकड़ेगा, यानी अगर हिलाएगा नहीं, स्थिर रख के पकड़ेगा, तो गेंद को रोकने में बहुत कम समय लगता है, जिससे गेंद के संवेग में बहुत कम परिवर्तन होता है। अतः खिलाड़ी हथेली को गेंद से रोकने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा। कितना बल लगाना पड़ेगा? बहुत बल लगाना पड़ेगा अगर वो अपने हाथ को स्थिर रखता है, क्योंकि जो बॉल की गति होगी उसमें एकदम से परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अतः और जिससे खिलाड़ी की हथेली में चोट लग सकती है। इसलिए खिलाड़ी को अधिक समय में रोकने के लिए, गेंद को अधिक समय में रोकने के लिए अपने हाथ को गेंद की गति में पीछे की ओर खींचता है। देखिए आप इस चित्र की सहायता से देख सकते हैं। अगर ये डायरेक्ट ऊपर से खींचे पकड़ेगा तो उसे बल बहुत लगाना पड़ेगा और उसका उसके हाथ में चोट लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ जो है पीछे अपने हिस्सा में देखेगा, देखिए लिखा है, खिलाड़ी को अधिक समय में रोकने के लिए अपने हाथ गेंद की गति की दिशा में पीछे की ओर खींचता है ना, पकड़ता पकड़ता पीछे चला जाता है, जिससे कि संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाए और कम बल लगाना पड़े। अगर संवेग परिवर्तन की दर कम होगी तो बल भी कम लगेगा, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लगेगा। इससे खिलाड़ी के हाथ में चोट लगने की संभावना कम होती है। दूसरा देखिए, बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है, देखिए एक मिनट, इसका कारण है कि बंदूक से गोली छूटने पर बारूद की एकदम गैस बन जाती है, जो कि फैलने के कारण गोली को बहुत जोर से आगे की ओर फेंक देती है। गोली भी गैस पे उतना ही, परंतु विपरीत दिशा में। नहीं सॉरी, ये रॉन्ग हो गया। इसका दूसरा है, इसी में से समझिए आप। वो तृतीय नियम का उदाहरण था। एक मिनट, हाँ जी। तो इसका कारण यह है कि बंदूक से निकली गोली का वेग बहुत अधिक होता है और शरीर से टकराने पर बहुत कम समय में ही वो शून्य हो जाता है। यानी जब बंदूक से गोली फायर की जाती है तो वो बहुत तेज से आगे जाती है, लेकिन जैसे ही शरीर से टकराती है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है उसका वेग, क्योंकि गोली में संवेग परिवर्तन बहुत अधिक था, क्योंकि उसका वेग बढ़ता जा रहा था लगातार, जिसके परिणाम स्वरूप बल बहुत अधिक लगा। और जब बल बहुत अधिक लगा तो हमारी जो शरीर की त्वचा होती है वो कोमल होती है, जिसके कारण
वो बल सहन नहीं कर पाते और गोली जो है वो शरीर में घुस जाती है। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। कांच के बर्तनों को डिब्बों में कागज़ों अथवा तिनकों में लपेट कर क्यों रखते हैं? कभी भी आपने देखा होगा, जब किसी शॉप पे गए होंगे तो कांच के गिलास जो होते हैं वो अखबार में लपेट के देते हैं, है ना? तो क्यों? या कहीं कहीं जगह पे जो है भूसे में रखे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि कांच के बर्तनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय आघातों यानी जो उस पर चोट लगने के प्रहार होते हैं उनसे ये बर्तन परस्पर टकराते रहते हैं, जिससे बर्तन कभी कभी टूट जाते हैं। यानी जब आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे तो वो आपस में टकराएंगे, ये आपस में टकराएंगे तो बर्तन टूट सकते हैं। यदि कांच के बर्तनों को कागज या तिनकों में लपेट कर रखा जाए तो आघातों में लगे बल को बर्तनों तक पहुंचने में अधिक समय लगेगा और संवेग परिवर्तन भी अधिक हो जाएगी, तो इसलिए टूटने का भय कम हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसका है सीमेंट के फर्श पर गिरने पर अधिक चोट लगती है, जबकि उसी ऊंचाई से रेत के ढेर पर गिरने पर कम चोट लगती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब व्यक्ति सीमेंट के फर्श पर गिरता है तब उसका संवेग अत्यंत सूक्ष्म समय में शून्य हो जाता है। यानी जो हमारे अंदर गति होती है, संवेग क्या होता है बताइए? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है, यानी कोई वस्तु का कितना भार है वो द्रव्यमान, और वेग यानी किस वेग से वो गति कर रही है, उन दोनों का गुणनफल जो होता है वो संवेग होता है। ठीक है, तो जैसे वो गिरेगा तो उसका संवेग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसमें वेग होगा ही नहीं गिर जाएगा। तो उस फॉर्मूले के अनुसार F=ma के अनुसार अधिक बल कार्य करेगा और अधिक चोट लगेगी। और जब व्यक्ति उसी ऊंचाई से रेत के ढेर पर गिरेगा तो व्यक्ति के भार के कारण रेत कुछ नीचे दब जाएगी और व्यक्ति के संवेग परिवर्तन में अधिक समय लगेगा, क्योंकि उसका वेग धीरे धीरे कम होगा। उसी पर कम बल कार्य करेगा, जिसके कारण उसे कम चोट लगेगी। ये डिफरेंस होता है बस। ठीक है, तो आप जो करेंगे वो करेंगे सिर्फ एक ये वाला, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आप करेंगे क्रिकेट वाला। क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है, तो इसमें आप क्या करोगे, ये कुछ नहीं लिखना है आपको, हाँ ठीक है, इतना ही लिखना आप। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसका देखो, बंदूक वाला करोगे आप। इसका कारण क्या है? ये कुछ नहीं, समय परिवर्तन बहुत होती है, इसके परिणाम स्वरूप अधिक बल लगता है। ठीक है, ये कुछ नहीं। ठीक है, वहाँ हमेशा को छोड़ दो। अब ये कांच के बर्तन वाला करोगे आप, है ना? कांच के बर्तन वाला पूरा करोगे, परस्पर टकराने में टूट जाते हैं इस तरीके से। और सीमेंट के फर्श वाला करोगे 4, ये कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब आप करोगे न्यूटन के गति का तृतीय नियम, वो मैं आपको समझाती हूँ, एक मिनट रुकिए। हम जो है पहले थोड़ा गति का नियम जो दूसरा था उसको एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से स्पष्ट होता है कि जब वस्तु पर असंतुलित बल लगाते हैं तो वह त्वरित गति करती है, परंतु प्रथम नियम यह स्पष्ट नहीं करता कि वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण है वो उस पर लगाए गए बल के किस प्रकार निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए हम अपने चारों ओर घटित होने वाली कुछ घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यदि एक बहुत छोटे पत्थर के टुकड़े को किसी व्यक्ति को मारो तो व्यक्ति को घायल नहीं कर पाता, लेकिन यदि उस पत्थर को किसी गुलैल की सहायता से व्यक्ति पर मारेंगे तो वो उसे घायल कर देता है ना? किसी बंदूक से तीव्र वेग से निकली कम द्रव्यमान की गोली व्यक्ति को टकराकर घायल कर देती है और उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो वस्तु के द्वारा प्रभाव जो है वो उसके वेग पर निर्भर करता है, कि अगर वस्तु का वेग ज़्यादा होगा तो अधिक चोट लग सकती है और कम होगा तो कम चोट लगेगी। तो यदि टेबल टेनिस की गेंद खेलते समय किसी खिलाड़ी से टकरा जाए अगर, तो वह घायल नहीं होता, जबकि क्रिकेट की गेंद खेलते समय किसी खिलाड़ी से टकरा जाए तो वह घायल हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट की बॉल को जब आप हिट करते हो बैट से तो उसका वेग ज़्यादा होता है बॉल का, लेकिन टेबल टेनिस जब आप खेलते हो तो उसका बॉल का इतना वेग नहीं होता जिससे उसको किसी की चोट लगे। ठीक है,
तो वस्तु के द्वारा जो प्रभाव है वो उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि टेनिस की बॉल हल्की होती है और क्रिकेट की बॉल भारी होती है ना। देखिए, किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, P = mv। इसमें थोड़ा आपको जो है फ्लैश नहीं मिलेगी क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है फ़ोन का, तो आई थिंक क्लियर होगा, फिर भी आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ। तो हम न्यूटन के गति विषय के तृतीय नियम पे चलते हैं। तीसरा नियम हमारा न्यूटन के गति का क्या कहता है, ठीक है। तो यदि हम किसी गेंद को दीवार की ओर फेंकते हैं तो गेंद दीवार से टकराकर वापस लौटती है, ये आपको पता है। गेंद दीवार से टकराते समय अपने संवेग में परिवर्तन के कारण दीवार पर एक बल लगाती है, परंतु गेंद दीवार से टकराकर किस बल के प्रभाव से वापस लौटती है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यानी जब आप दीवार पे गेंद फेंकते हो तो गेंद आपके पास वापस आती है। आपको पता है जब आपने दीवार पे गेंद फेंकी तो आपने बल भी लगाया और बॉल में वेग भी था, लेकिन जब दीवार से टकराकर वो आपके पास आई तो उसमें ऐसा क्या था कि किसके कारण वो वापस लौटी, है ना। क्या दीवार भी उस पर कोई बल लगा रही है जिसके कारण वो वापस लौट रही है। यदि हम किसी स्प्रिंग, कोई ऐसे मान लो स्प्रिंग है, उसको हाथ से बल लगाकर संपीड़ यानी उसको दबाएं और जब उसे छोड़ें, तो जब आप स्प्रिंग को दबाते हो तो आपको लगता है स्प्रिंग भी बाहर खुलने के लिए आपके हाथों में बल लगा रही है ना, क्योंकि वो भी ढीली होना चाहती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर डिपेंड करती हैं और उसको हम समझेंगे तृतीय नियम को, ठीक है। तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाएगी। यानी जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी लेकिन विपरीत दिशा में, है ना। इन दो बलों में से एक बल को क्रिया कहते हैं और दूसरे को प्रतिक्रिया कहते हैं। एक होता है एक्शन, दूसरा होता है रिएक्शन। जब आपने काम किया तो उसके बदले में क्या मिला, जैसे मान लो कोई चोर चोरी करेगा तभी तो पुलिस उसे सजा देगी, पकड़ेगी, जेल में डालेगी। जब वो चोरी ही नहीं करेगा तो क्यों डालेगी, उसने काम किया तभी तो पुलिस ने उसे उठा के जेल में डाला, यानी उसने क्रिया की तो पुलिस ने प्रतिक्रिया की, है ना। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो देखो इसका नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया की एक बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। उदाहरण देख लो, मनुष्य तैरते समय पानी को पीछे की ओर धकेलता है। ये क्रिया हो गई मनुष्य की, कि मनुष्य तैर रहा है तो पानी को अपने हाथ से पीछे की ओर धकेल रहा है। परिणाम स्वरूप पानी मनुष्य को आगे की ओर धकेलता है, पानी मनुष्य को आगे की ओर धकेलता है, यानी पानी मनुष्य पे आगे की ओर फोर्स लगाता है कि जो मनुष्य है वो आगे की ओर बढ़ जाए। तो ये प्रतिक्रिया किसकी थी, पानी की प्रतिक्रिया थी। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके थोड़े उदाहरण देख लो, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए रॉकेट है, रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयुक्त ज्वलनशील पदार्थ के जलने से, रॉकेट में ईंधन के रूप में क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है। जब वो जलता है तो उससे गैस उत्पन्न होती है। यह गैस रॉकेट द्वारा लगाए गए बल के कारण रॉकेट के निचले भाग में बने एक छोटे छिद्र से तेजी से जेट के रूप में नीचे की ओर निकलती है। देखिए जेट के रूप में नीचे की ओर निकलती है, इसे क्रिया का बल कहते हैं। और यह गैस रॉकेट को ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती है, इसे प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है। इसलिए रॉकेट ऊपर हवा में जाता है और गैस नीचे निकल जाती है, ठीक है। अब देखो एक मिनट, बंदूक वाला मैं आपको बता रही थी, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत उसमें बता दी सेकंड नियम में, मैं अभी आपको वो बताती हूँ। मैं आपको उस टाइम पढ़ा रही थी, बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है। देखो इसका कारण क्या है कि बंदूक से गोली छूटने पर बारूद में एकदम से गैस बन जाती है, जो कि फैलने के कारण गोली को बहुत जोर से आगे की ओर धक्का देती है। तो गोली भी उस गैस को उतना ही धक्का देगी लेकिन विपरीत दिशा में, यानी पीछे की ओर धक्का देगी, जिससे बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, ठीक है। और दूसरा देखो, कुएं से जल खींचते समय यकायक यानी अचानक
रस्सी टूट जाने पर पानी खींचने वाला व्यक्ति जो है वो पीछे गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, इसका कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति रस्सी द्वारा जल से भरी बाल्टी को अपनी ओर खींचता है तो बाल्टी भी उसी बल से व्यक्ति को अपनी ओर खींचेगी। यदि रस्सी अचानक टूट जाए तो बाल्टी द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया बल समाप्त हो जाता है। यानी बाल्टी जो व्यक्ति पर बल लगा रही थी वो तो खत्म हो गया, क्योंकि वो जो संपर्क ही खत्म हो गया, रस्सी टूट गई। तो व्यक्ति अपने द्वारा लगाए गए बल के कारण पीछे गिर पड़ता है, क्योंकि वो तो बल लगा रहा था, अचानक टूट गई। बाल्टी ने लगाना बंद कर दिया तो वो पीछे की ओर गिर गया, है ना। तो ये आपके थे न्यूटन के गति के तीनों नियम। ठीक है, तो हम अपनी जो वीडियो है उसमें आज हम न्यूटन के दोनों नियम पढ़ लिए हमने। तीनों नियम हो गए आज हमारे कंप्लीट। मैंने आपको समझा दिया। इसकी जो पीडीएफ है, जो नोट्स आपको तैयार करने हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उससे अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। समझ में आ गया आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और डेली आप चैनल पे आते रहो, जिससे आपको कुछ भी नई वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। अब डेली तो मैं वीडियो हर एक टॉपिक की नहीं डाल पाऊँगी, हर एक क्लास की नहीं डाल पाऊँगी। तो आज मैंने क्लास 9th का जो है, जो जब ये वीडियो आएगी उसके शायद 1-2 दिन के गैप के बाद ही उसकी अगली वीडियो आ पाएगी। ठीक है, तो रेगुलर आप उस पर रहिए चैनल पे, तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी क्लास के आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।